कनाडा के विजिट वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, बायोमेट्रिक कैसे करवानी है और वो कौन सी गलतियां हैं जो अप्लाई करते वक्त नहीं करनी। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने प्रोसेस के दरमियान अवॉइड करनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, खास तौर पर डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग करते वक्त। साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आप लोग अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्रूव करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक कब करवानी है और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। और एंड में मैं आप लोगों से कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट से करना है और कौन सी ऑप्शंस चूज करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी अच्छी फीडबैक दी मेरी सब वीडियोस के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर कनाडा से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी वीडियोज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और मजीद मैंने आगे और भी प्रोग्राम्स कवर करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और मेरे चैनल के ऊपर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोगों ने अगर किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे तरीके गाइड किए हुए हैं। और किसी भी इंटरनेशनल जॉब में अप्लाई करने के लिए जो सीवी और कवर लेटर लिखने का जो फॉर्मूला होता है कि किस तरीके से आप सीवी और कवर लेटर लिखते हैं ताकि आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट होकर ना सिर्फ एक्सेप्ट हो बल्कि आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल भी आ जाए, वो भी एक सीरीज अपलोड है। अगर आप उसकी मदद लेके अपनी सीवी सबमिट करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल भी आएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो 3 तरह के लोगों के लिए फायदेमंद है। नंबर 1 वो लोग जो कनाडा वैसे ही विजिट करना चाहते हैं ऐसे शुगल मेले में या टूरिस्ट के तौर पे। नंबर 2 जिनके ब्लड रिलेशन में से कोई बंदा कनाडा में ऑलरेडी मौजूद है और वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है। नंबर 3 वो लोग जो लोग कनाडा जाके सेटल होना चाहते हैं और वो ये पाथवे चूज करना चाहते हैं कि वो विजिट वीजे पे कनाडा चले जाएं, फिर वहां जाके जॉब ढूंढ लें और उसके बाद उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा लें और वर्क परमिट को आगे फिर परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करा लें। तो अगर आप लोग इन 3 में से कोई एक बंदा है तो आज की वीडियो में आप लोगों को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। TRV टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा बेसिकली विजिटर वीजा का ही दूसरा नाम है। विजिटर वीजा में फर्दर काफी ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि फैमिली विजिट वीजा वो तब आप अप्लाई करते हैं जब आपका कोई फैमिली मेंबर कनाडा में मौजूद है और आप अपने फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हैं। फिर आता है फ्रेंड विजिट वीजा जिसके अंदर आप कनाडा में अपने किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं और उसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, V1 एंड V2। फिर आता है टूरिस्ट वीजा जिसके अंदर आप लोग कनाडा में एज अ टूरिस्ट विजिट करने जा रहे हैं। फिर आता है मेडिकल विजिट वीजा जिसके अंदर आप लोग लेट से बीमार हैं और आपको कोई डॉक्टर है जो कि सिर्फ कनाडा में मौजूद है और आप लोगों को ट्रीटमेंट करवाना है, देन आप मेडिकल विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स विजिट वीजा जिसके अंदर बेशक आप लोग एथलीट हैं और आप लोग कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं या बेशक आप लोग स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं तो आप लोग स्पोर्ट्स विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आता है बिजनेस टूरिस्ट वीजा कि अगर आप लोग किसी बिजनेस मीटिंग से या बिजनेस वेंचर के लिए जा रहे हैं देन आप लोग बिजनेस टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आता है वर्क टूरिस्ट वीजा कि अगर आप लोग अपनी कंपनी के किसी काम से या किसी असाइनमेंट के लिए विजिट कर रहे हैं देन आप लोग वर्क टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कनाडा के विजिट वीजा की वैलिडिटी क्या होगी। लेट से आप लोग अप्लाई करते हैं और इंशाल्लाह करके आप लोगों का अप्रूवल आ जाता है तो आप लोगों को जो वीजा इशू होगा वो कितने अरसे के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। मेरा ख्याल है कनाडा खास तौर पे पाकिस्तानी और इंडियंस के ऊपर आजकल बहुत मेहरबान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया उन चंद कंट्रीज में से एक है कि अगर आज की डेट में आप लोग बेशक आप लोग पाकिस्तानी है बेशक आप लोग इंडियन है, आप लोग अगर कनाडा के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप लोगों का अप्रूवल आ जाता है तो आप लोगों को विजिट वीजा 10 ईयर्स के लिए इशू होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, 10 ईयर्स के लिए 10 साल के लिए इशू होगा आपको। और एक टाइम पे आप लोग 180 डेज स्टे कर सकते हैं कनाडा के अंदर और ये मल्टीपल एंट्री वीजा होगा जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कनाडा जाते हैं और 180 दिन जो कि 6 महीने बनते हैं वो गुजार के आप वापस आ जाते हैं, देन आप 1-2 महीने गुजार के या 4-5-6 महीने गुजार के आप दोबारा जाना चाहते हैं तो आप दोबारा जा सकते हैं और इसी तरीके से आप 10 साल तक जब भी चाहें आप जा सकते हैं। ये रूल आज की डेट के हिसाब से अप्लाई होता है। आगे चल के अगर कनाडा की इमिग्रेशन अपना ये रूल चेंज कर दे तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज ऐड कर दूं कि जो 10 ईयर्स के लिए कनाडा ने आप लोगों को विजिट वीजा देना है ना, इसके ऊपर एक चेक है। वो ये कि अगर आपका पासपोर्ट 10 ईयर से पहले एक्सपायर हो जाएगा तो जिस दिन आप लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर होना है ना उसी दिन ये वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा। ये बात मैं इधर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं उन लोगों ने अपना पासपोर्ट ही 5 साल की एक्सपायरी वाला इशू करवाया होता है तो उन लोगों को जो विजिट वीजा इशू होगा वो बेसिकली उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी के साथ एक्सपायर हो जाएगा। या फिर लेट से आप लोगों का पासपोर्ट अगले 2 साल में एक्सपायर होने वाला है तो 2 साल बाद ही आपका वो वीजा एक्सपायर हो जाना है। तो यहाँ पे इस बात को इतना
जोर दे के मेंशन करने की ये वजह है कि अगर तो आप लोगों का पासपोर्ट 5 साल की एक्सपायरी वाला है या फिर आप लोगों का पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करवाने से पहले आप लोग पहले अपना 10 साल का पासपोर्ट इशू करवा लें, क्योंकि अगर इंशाल्लाह आप लोगों का वीजा इशू हो गया तो ये ना हो कि आप लोग नुकसान उठाएं और आप लोगों का जो 10 साल वाला जैकपॉट लग रहा है वो आप 2-3 सालों में जाया कर दें। अब बात करते हैं कि कनाडा के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करने की फीस क्या है। फीस ना होने के बराबर है। एप्लीकेशन फीस है $100 और बायोमेट्रिक की फीस है $80। टोटल $180 बनते हैं, जो कि आप लोगों ने इकट्ठे ही सबमिट करवाने हैं। जिस दिन आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, होपफुली उससे नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ईमेल आ जाएगी कि आप लोग अपनी बायोमेट्रिक करवाएं। देन VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके ऊपर जाके आप लोगों ने अपनी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। आजकल रश बहुत ज्यादा है अपॉइंटमेंट का, तो आप लोगों ने उससे परेशान नहीं होना। नथिंग यू कैन डू, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में सिवाय इसके कि आप लोग इंतजार करें। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद 3 जगह पे इनके सेंटर्स हैं। आप अपना करीबी जो सेंटर होगा उसके अंदर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। जब भी आप लोग को अपॉइंटमेंट मिलेगी तब तक आप वेट करें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वेट कीजिएगा, जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तब आप जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा लें। और बायोमेट्रिक करवाने के चक्कर में आप किसी एजेंट वगैरह के हत्थे ना चढ़ जाना, क्योंकि मार्केट में 100 तरह के एजेंट बैठे हैं, आधे से ज्यादा उनमें से फेक होते हैं। तो आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के कोई आपसे पैसे ठग ले और एंड के ऊपर आपकी फिर भी अपॉइंटमेंट ना मिले तो फायदा कोई नहीं है। रश बहुत ज्यादा, ये बात ज़हन में रखें। हो सकता है आप लोगों को बहुत वेट करना पड़े, लेकिन आप अप्लाई करें। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को फौरन मिल जाए। ये तो टोटली आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आप लोगों ने कनाडा के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। नंबर 1, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा डॉक्यूमेंट है कि आप लोगों के पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है कि पासपोर्ट जितना मैक्सिमम वैलिडिटी के साथ होगा उतना ही आप लोगों का फायदा है। नंबर 2, इन्विटेशन लेटर। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों का कोई ब्लड रिलेशन कनाडा में ऑलरेडी मौजूद है, और सिर्फ ब्लड रिलेशन वालों का ही इन्विटेशन लेटर चलेगा। अदरवाइज आप किसी से इन्विटेशन लेटर मंगवा भी लेंगे ना, अपने किसी दूर के रिश्तेदार से या फिर अपने किसी दोस्त यार बेली से, वो आपका चलना भी कोई नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे केसेस जानता हूँ, बेशक यूरोप में, USA में, कनाडा में, हर जगह पे, कि अगर आप लोगों के ब्लड रिलेशन के अलावा कोई आपको इन्विटेशन लेटर भेजता है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, वो अप्रूव नहीं होता। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गोल्डन टिप दे देता हूँ कि अगर तो आप लोगों का कोई ब्लड रिलेशन कनाडा में मौजूद है और वो आप लोगों को इन्विटेशन लेटर भेजने के लिए राजी है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको जो इन्विटेशन लेटर है वो नोटराइज्ड करवा के भेजे विद रेड सील। अब ये नोटराइज्ड क्या होता है, ये आप आम जुबान में समझ लें कि वहाँ की ऑथेंटिकेशन है, वहाँ की अटेस्टेशन समझ लें। इससे क्या होता है कि उस इन्विटेशन लेटर की वैल्यू और वर्थ बढ़ जाती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। कोई $70 के करीब आप लोगों का वहाँ पे खर्चा होगा नोटराइज्ड करवाने पे, लेकिन यह है कि आप लोगों का अपना ही फायदा है। चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे कि आप लोगों का विजिट वीजा इशू हो जाए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आती है बैंक स्टेटमेंट। आपके अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट 10 से 15,000 कैनेडियन डॉलर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल की वो बैंक स्टेटमेंट आपसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट रियल लगनी चाहिए। उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कोई सेंस बना रहा हो। ये ना हो कि जिस दिन आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले ही आप लोगों ने 10-15,000 डायरेक्ट टक करके अंदर करवा दिया हो, तो वो बिल्कुल 100% आपका वीजा रिजेक्ट हो जाना है। तो बेसिकली आप लोगों ने बड़े रियल तरीके से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है और उसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर से अबव होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर तो आप लोग शादीशुदा हैं तो बेशक आप लोग बीवी बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं या बेशक आप लोग बीवी बच्चों के बगैर ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों केसेस में आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। फिर उसके बाद आता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों का पेरेंट्स साइड से होता है, जिसके अंदर आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, सब लोगों का बायोडाटा होता है। बस ये समझ लें कि कनाडा को आपके खानदान की दूर दूर तक, सर से पांव तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और जब आप लोग इंशाल्लाह इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलकर ऐसा लगेगा कि आप अपने खानदान की किसी फुप्पो से मिलने आए हैं, जिसको आपके खानदान के हर फर्द का पता कि कौन कब पैदा हुआ, कौन शादीशुदा है, कौन तलाक याफ्ता है, किसके कितने बच्चे हैं, किसके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, आपके वाले साहब कौन सी नौकरी करते थे, कब रिटायर हुए थे, आपकी वालदा क्या करती हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी। उसके बाद आते हैं आपके एसेट्स के डॉक्यूमेंट, कि आप लोगों के पास अगर कोई घर है आपकी ओनरशिप में, उस घर के डॉक्यूमेंट, अगर आप लोगों के नाम पे कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट के डॉक्यूमेंट, अगर आप लोगों के पास कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ लगेंगे। अगर तो आप लोग बिजनेस पर्सन है कि आप लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, देन आप लोगों का जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हुई होती है वो NTN वगैरह वो चाहिए होगा। जो बिजनेस बैंक अकाउंट होगा उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होगी, और आप लोगों का टैक्स रिटर्न चाहिए होगा जो आप लोग फाइल करते हैं, और आप लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगा जो आप लोगों ने फाइल किया हुआ है। और अगर आप लोग जॉब करने
करने वाले बंदे हैं, देन आप लोगों का प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा, जिसके अंदर वो आप लोगों से 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप्स मांग सकते हैं। फिर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर चाहिए होगा। बेसिकली आप लोग जब भी कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसकी जगह पे यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन आप अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि अपने लेटर हेड पे आप लोगों को एक प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दे, जिसके ऊपर वो ये मेंशन करने कि ये बंदा हमारे पास एम्प्लॉय है और इसकी इतनी सैलरी एंड ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा कि जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वो आपको ये लेटर लिख के दे कि ये बंदा मेरे पास जॉब कर रहा है, ये इतने दिन के लिए छुट्टियों पे जा रहा है, फलानी डेट पे कनाडा जाना चाह रहा है और फलानी डेट पे वापस आएगा, वापस आके दोबारा जॉब ज्वाइन कर लेगा। इन शॉर्ट इसको आप छोटा सा गारंटी लेटर कह दें आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन वाले ये देखना चाहेंगे कि आपका एम्प्लॉयर भी आप पे भरोसा कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट लिख के देना है, जिसके अंदर आप लोगों ने पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखना है, जिसके अंदर 3 चीजें आपने कवर करनी है, व्हेन, वाई एंड वेयर, कि आप लोग कब जा रहे हैं कनाडा, क्यों जा रहे हैं कनाडा और कनाडा में किधर जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के यूटिलिटी बिल्स चाहिए होंगे, वो बेसिकली एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। आप बिजली के, गैस के, पानी के या इंटरनेट वगैरह के किसी के भी बिल दे सकते हैं। एक आप लोगों की डिजिटल पिक्चर चाहिए होगी, और यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि पिक्चर का जो साइज है वो 35 बाय 45 mm चाहिए होगा। इसके अलावा कोई भी साइज होगा तो पिक्चर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों की पिक्चर का साइज 35 mm बाय 45 mm होना चाहिए। बाकी पिक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं कि आप लोगों का फेस सीधा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा स्माइल होनी चाहिए, ना बहुत सड़ी शक्ल होनी चाहिए, आंखें सही से खुली होनी चाहिए, मुंह पे बाल और पफ नहीं गिरे होने चाहिए, कान नहीं छुपे होने चाहिए। जो लेडीज हैं जो स्कार्फ और दुपट्टा लेती हैं वो भी इस तरीके से स्कार्फ और दुपट्टा लें कि उनका जो मेजर फेस जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा नजर आए। और बेहतर यह है कि अगर स्कार्फ के बगैर हो जाए पिक्चर तो ज्यादा बेस्ट है, बट कुछ लोगों को कंसर्न होगा कि वो स्कार्फ के बगैर नहीं ले सकेंगे, तो मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा फेस क्लियर नजर आए। उसके बाद आता है कि रिटर्न ट्रैवल टिकट आप लोगों ने लाजमी शो करना है। अब अगर वन साइड टिकट आप शो करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को इमिग्रेशन से ही आपका वीजा रिजेक्ट कर दें, लेकिन फॉर सम रीजन अगर आप लोग इमिग्रेशन से अप्रूव हो भी गए ना तो आप लोगों को एयरपोर्ट से तो कंफर्म वो वापस भेज देंगे अगर आप पाकिस्तानी हैं। इंडियंस के बारे में आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान में तो सॉलिड रूल है कि अगर आप लोग विजिट वीजा पे किसी भी कंट्री जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे वो आपका टिकट मांगेंगे और अगर आप लोग के पास रिटर्न टिकट ना हुआ तो वो आप लोगों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे। तो यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि यार हमारा वीजा तो लगा कोई नहीं, हम टिकट आए मुंह उठा के लेने, वीजा ना लगा तो हमारे टिकट के पैसे जाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोगों ने टिकट परचेज नहीं करना, आप लोगों ने टिकट रिजर्व करना है और अपनी रिजर्वेशन साथ लेके जानी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चेक है कि रिजर्वेशन मैक्सिमम 1 से 2 दिन के लिए होल्ड होती है। तो बेसिकली मेक श्योर कि जिस दिन आप लोगों का इंटरव्यू है उससे 1 दिन पहले रात को जाने से पहले ही रिजर्वेशन करवा लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों का वीजा अप्रूवल आ जाता तो बेशक आप उन्हीं डेट्स में दोबारा टिकट परचेज कर लें या फिर आप लोग किसी दूसरी डेट्स में भी टिकट परचेज कर लें, बट मेक श्योर कि फ्लाई करते वक्त आप लोगों के पास दोबारा रिटर्न टिकट ही मौजूद हो। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स पे तो बात होगी, तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन लोग कनाडा के विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई तो जाहिर बात है सारे ही कर सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन लोगों को कनाडा वीजा देगा और वो कौन लोग हैं जो लोग अप्लाई करेंगे तो उनको विजिट वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले ये आता है कि आप लोगों के पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अब जिन लोगों के पास कोई बैचलर्स की डिग्री या कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, कोई मैट्रिक या FSC तक पढ़े हुए हैं, वो लोग अगर विजिट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट फिर कम से कम 50 से 60 हजार कैनेडियन डॉलर तक ले जानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है कि आप लोग लाजिम तौर पे किसी ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसको वेरीफाई किया जा सकता हो। अब वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है कि उस कंपनी की या तो ऑनलाइन एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि उधर से वेरीफाई हो सके, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करें वो भी डेफिनेटली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने किसी चाचे मामे ताया के छोटे मोटे बिजनेस के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ पेश कर दें और वो बिजनेस भी ऐसा हो जिसकी कोई ऑनलाइन एग्जिस्टेंस भी ना हो, जिसको वेरीफाई भी ना किया जा सके, तो फिर डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कि आप लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में आप लोग कभी इन्वॉल्व ना रहे हो सकता है वो ड्यूरिंग प्रोसेस आप लोगों से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगे, तो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को TB या HIV जैसी कोई खतरनाक बीमारी ना हो। उसके बाद आता है कि किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री से आप लोगों का वीजा आज तक रिजेक्ट ना हुआ हो। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और यूनाइटेड स्टेट्स आता है। इनमें से किसी भी कंट्री में अगर आप लोगों ने कभी अप्लाई किया और आप लोगों को रिजेक्शन आ चुकी हुई है तो फिर आप लोगों का कनाडा का विजिट वीजा भी अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों का वीजा भी सिर्फ इस वजह से ही रिजेक्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कैसे करनी है। पासपोर्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पासपोर्ट के सारे पेजेस स्कैन करके उसकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना के वो सेंड करें। आपके पासपोर्ट में जो भी वीजाज आज तक लगे हुए हैं, जो भी एंट्री एग्जिट स्टैंप है किसी भी कंट्रीज की, वो सारी की सारी उसके अंदर शो होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हर डॉक्यूमेंट का बेसिकली साइज सिर्फ 2 MB से 4 MB मैक्सिमम होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने स्कैन करना है वो 300 DPI की रेजोल्यूशन पे होना चाहिए। अगर इससे कम रेजोल्यूशन पे होगा तो फिर भी आप लोगों की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम बनेगा। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि कौन लोग एलिजिबल हैं, और आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। अब अगर तो आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं अप्लाई करने के लिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब अप्लाई कहाँ पे करना है, किस वेबसाइट पे करना है। आंसर बड़ा सिंपल है कि कनाडा की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है canada.ca, उसके ऊपर जाके आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है। आप लोगों को किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, सारा काम आप खुद कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके canada.ca की वेबसाइट ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किन किन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और उस वेबसाइट पे एग्जैक्टली किस जगह जाके आप लोगों ने कनाडा के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना है। जब भी आप canada.ca की वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग ओपन होगा। आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। आप लोगों ने इस पे इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वाले ऑप्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो विजिट वाली ऑप्शन है आपने इसके ऊपर चले जाना है। नेक्स्ट आप लोगों को ये पेज शो हो जाएगा। इधर आप लोगों ने अप्लाई फॉर विजिटर वीजा को सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे पहले वीडियो में मैंने जो भी सारी डिटेल आपसे शेयर की है वो आप लोग यहाँ से सारी वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई। तो हु कैन अप्लाई में जाएंगे तो फिर ये आपको एलिजिबिलिटी सारी शो हो जाएगी। यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन करके सारा आपको बताया कि जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ के भी आपको समझना है वो मैंने आपको डिटेल में वीडियो में समझा दी हैं ऑलरेडी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग एक टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, फैमिली को विजिट करने जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न है। मैं टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आ गई है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में भी खुल के सारी बता दी हैं। फिर उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप लोगों का कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है वाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा। ठीक है, ऑप्शन इसमें से दी हुई हैं यूनाइट विद अ फैमिली मेंबर, विजिट फॉर अ बिजनेस, कोई मर गया है या फिर आप किसी बीमार को मिलने जा रहे हैं, ये इस तरीके की सारी रीज़न लिखी हुई हैं। लेकिन मेरी इनमें से कोई नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ नन ऑफ अबव। तो इधर से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इधर ये दोबारा पूछ रहा है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी उनमें से कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया यस आई अंडरस्टैंड आई वांट टू अप्लाई। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों के पास 3 ऑप्शन आ रही होंगी कि अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ एंड बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो आपने बेसिकली अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ करना है क्योंकि आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कैनेडियन इमिग्रेशन के रूल्स के मुताबिक अगर आप लोगों की एप्लीकेशन किसी एक प्रोग्राम में ऑलरेडी इन प्रोसेस है तो आप एट द सेम टाइम किसी दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम में एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आपके दोनों प्रोग्राम्स में से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी कोई और एप्लीकेशन इन प्रोसेस नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को नए पेज पे लेगा। तो अगर तो आप लोगों का canada.ca की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो फिर यहाँ पे आप साइन इन कर देंगे। अगर नहीं बना हुआ तो फिर यहाँ पे आप लोग नया अकाउंट बना लेंगे। तो अगर तो आप लोगों का अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताता जाएगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेता जाएगा और आप लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो करते जाना है और ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग ईजिली कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए घर बैठे अप्लाई कर देंगे। तो अब तक आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी कि वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने किन किन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और किस जगह पे जाके आप लोगों ने एग्जैक्टली अपने कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इससे आगे आप लोग अपना अकाउंट बनाएं, नेक्स्ट करते जाइएगा, जहाँ जहाँ पे आपसे जो सा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो सबमिट करते जाएं और अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और कनाडा के विजिट वीज़ा से रिलेटेड आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम और कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा। और ये कनाडा से रिलेटेड सारे अट्रैक्टिव प्रोग्राम कवर करने के बाद मैं इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि जो लोग कनाडा के अलावा किसी कंट्री में जाना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो सके। मुझे कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो से रिलेटेड अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।